हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज आप सबों के लिए क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का एक वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को अच्छी तरीक़ा समझने की कोशिश करते हैं। यह हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर आपका है यह बेसिकली ट्रिगोमेट्री का एक पार्ट है। ट्रिगोनोमेट्री का एक पार्ट है। यदि ट्रिगोनोमेट्री आपका अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट है तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा ये सभी राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड होगा ना। सभी किस पे होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल पे होगा। राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में से हाइपोटेनस कहा जाता है, एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यदि इस एंगल को हम लोग थीटा मान ले, ये जो कोण आपका है क्या है, थीटा है, तो ऐसे स्थिति में इसके सामने वाला साइड जो होगा लंब होगा जिसे परपेंडिकुलर इंग्लिश में पी कहते हैं, और अदर साइड होगा जो आपका आधार कहलाएगा यानी बी कहलाएगा, बेस कहलाएगा। कर्ण आपका फिक्स रहता है यानी 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा के लिए कर्ण हुआ कहलाता है, और लंब और आधार इस दोनों में चेंज होता रहता है। ये दोनों आपका आपस में बदलता रहता है, ये ठीक है। अब बदलता किस पर निर्भर करता है तो ये एंगल पर निर्भर करता है। यदि इस ट्रायंगल का बात कर ले जो आपके सामने यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि इस कोण के लिए ये कोण थीटा आपको आपका दिया हो, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड ये तो आपका कर्ण हो जाएगा। लेकिन लंब होगा तो लंब क्या होगा, इसके इस एंगल के सामने वाला कोण जो साइड होगा वो क्या होगा, आपका लंब होगा, और इधर वाला साइड आपका आधार कहलाएगा। ये बात आपको समझ में अच्छी तरीक़ा से आनी चाहिए, अपने दिमाग में ध्यान में रखना है इस बात को। अब बढ़ते हैं इसमें जो हाइपोटेनस है आपका, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको एच से डिनोट करते हैं। ये हाइट नहीं समझना, इसको हाइपोटेनस कर्ण कहा जाता है। आधार को बी से यानी बेस और परपेंडिकुलर पी से। तो यहाँ हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है आपका जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसमें जो ट्रिगोमेट्री में जो जो यूज होता है फार्मूला, हमको साइन के सभी जितने भी ट्रिगोमेट्री फंक्शन आपका है उसके सभी वैल्यू हमको याद रखना है, ठीक है। जैसे साइन का साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सभी का वैल्यू हमको याद रखना है। तो साइन यदि जीरो के बात करेंगे, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, एंड साइन 90 का वैल्यू क्या होता है। ये सभी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। यदि ये आपको अच्छी तरीक़ा समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन आपको बनाने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो साइन जीरो का वैल्यू जानते हैं जीरो होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 1/√2। साइन 60 का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू आपका 1 होता है। कॉस जस्ट इसका इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, यानी 90 से स्टार्ट करते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, एंड ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार टेन, तो साइन थीटा कॉस थीटा को टेन कहा जाता है, तो 0/1 0 ये हो जाएगा आपका, ये 1/√3 होता है, ये आपका 45 1 होगा, ये √3 होगा, ये इन्फिनाइट होगा, ठीक है। तो ये सभी वैल्यू को आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब अगला जो पॉइंट है जो हमें इस हाइट एंड डिस्टेंस में समझने वाला वो है क्षैतिज तल, ठीक है। एक पॉइंट आपको इसमें मिलेगी क्षैतिज तल। क्षैतिज तल क्या होता है, ठीक है। तो क्षैतिज तल किसको कहते हैं, तो पृथ्वी के जो समानांतर, पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई रेखा को, ठीक है ना, क्षैतिज तल कहा जाता है। पृथ्वी तल के समानांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल होता है, यानी पृथ्वी जमीन के समानांतर जो होगा क्षैतिज तल होगा। सीधे इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो जमीन के समानांतर होगा, ये जमीन के समानांतर को क्षैतिज तल कहा जाता है, ठीक है। क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा भी सेम वही पॉइंट है। इसमें तल में क्या होगा आपका, क्षैतिज रेखा तल होता है, तो जमीन के समानांतर तल जो होगा उसको क्षैतिज तल कहा जाता है। जमीन के समानांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहा जाता है। ये इसमें आगे जो समझने वाला पॉइंट जो आपका है क्या है, उन्नयन कोण। क्या कह रहा है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण।
अब ये उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये दो पॉइंट जो हमें क्या समझना, अच्छी तरीका से समझना है। अवनमन कोण, उन्नयन कोण को इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उन्नयन कोण किसको कहते हैं? तो उन्नयन कोण में हमें क्या समझना है कि जब दर्शक, हमको ध्यान में रखना है, जब दर्शक नीचे हो, नीचे और वस्तु ऊपर हो, और वस्तु ऊपर हो, ठीक है, जब वस्तु ऊपर हो, यानी दर्शक देखने वाला नीचे हो और वस्तु यदि ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में एंगल ऑफ एलिवेशन का निर्माण होता है, यानी उन्नयन कोण बनता है। अवनमन कोण कब बनता है? जब आपका दर्शक ऊपर हो, दर्शक ऊपर तथा वस्तु नीचे हो, तथा वस्तु नीचे हो, ऐसी स्थिति में एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण का निर्माण होता है। उन्नयन कोण में यानी वस्तु नीचे होना चाहिए, सॉरी, उन्नयन कोण कब बनता है? जब दर्शक नीचे हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ये किसी चीज़ को ऊपर जो स्थित वस्तु है उसको देख रहा है, यहाँ से इस वस्तु को देख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से ये ऊपर देख रहा है, तो यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा, ठीक है, इसके आँख पे जो कोण बनता है आपका उन्नयन कोण ये कहलाता है। यहाँ पे जो कोण बनेगा इस कोण को क्या सा कोण कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं, क्योंकि देखने वाला ये नीचे है आपका यहाँ पर और वस्तु देख रहा है ऊपर, तो ऐसी स्थिति में उन्नयन कोण बनेगा। और जस्ट इसका उल्टा में, यानी जब वस्तु यानी देखने वाला कहाँ हो? ऊपर हो, और वस्तु कहाँ हो? नीचे हो, तो ऐसी स्थिति में जो कोण बनता है अवनमन कोण बनता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका दर्शक है, देखने वाला, और इस यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ तो इसको देखने की कोशिश करेगा यहाँ पे से, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे वस्तु है तो यहाँ पर से ये देखेगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से जो इसके नेत्र पर कोण बनता है वह कौन सा कोण बनता है? इस कोण को अवनमन कोण कहा जाता है, अवनमन कोण कहा जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका दर्शक है, ऊपर में दर्शक आपका रहेगा। अवनमन कोण में दर्शक है जो ऊपर, देखने वाला ऊपर रहेगा और वस्तु यहाँ पे नीचे रहेगा, इसमें वस्तु रहेगा। उन्नयन कोण में जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी देखने वाला नीचे है और नीचे से यदि कोई ऊपर वाली वस्तु को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से किसी नीचे वाली वस्तु को देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, ठीक है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण में से यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ खाली क्या ध्यान रखना, उन्नयन कोण कब बनता है? जब दर्शक कहाँ हो? नीचे हो, नीचे से किसी वस्तु को ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनता है। अवनमन कोण जस्ट इसका उल्टा होता है, जब दर्शक ऊपर से किसी को नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनता है। एक पॉइंट और यहाँ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? अवनमन कोण और उन्नयन कोण ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये जो आपका उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण ये जो बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं? अवनमन कोण के बराबर होते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब बराबर किस प्रकार कर सकते हैं कि यदि मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई आपका, जैसे इस प्रकार का कोई वस्तु है, इतना ऊंचा कोई वस्तु है, यहाँ पर से कोई वस्तु इसको देख रहा है, कोई व्यक्ति इसको देख रहा है नीचे, यानी यहाँ पर से दर्शक आपका है, ठीक है, ये दर्शक देख रहा है यहाँ पर से इस ऐसी स्थिति में, ठीक है। ऐसी स्थिति में यहाँ से देख रहा है तो इसके नेत्र पर जो कोण बनेगा तो उसको कौन सा कोण कहते हैं? तो उसको उन्नयन कोण कहेंगे हम। कौन सा कोण? उन्नयन कोण कहते हैं। यदि उन्नयन कोण ये थीटा है तो ऐसी स्थिति में अवनमन कोण भी क्या होगा? थीटा ही होगा। अवनमन कोण कब बनता है? जब वस्तु आपका देखने वाला यहाँ ऊपर हो और नीचे वस्तु रखा हो, जस्ट उसका उल्टा, तो ऐसे से इसके नेत्र पर बनेगा कोण, यहाँ पे कोण जो बनता है ये अवनमन कोण होता है, और ये दोनों आपस में क्या? बराबर होते हैं, ठीक है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान हमेशा दोनों का क्या होता है? ये बराबर होता है। इससे संबंधित कुछ फार्मूला को हम लोग देखते हैं जो हमेशा यूज होता है, पूछता है। जैसे यहाँ पे यदि मान लेते हैं ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है, हम जानते हैं कि जितने भी इसमें कैलकुलेशन होगा सभी राइट एंगल ट्रेंगल पे होगा कैलकुलेशन। यहाँ पे 90 डिग्री सामने वाला साइड कर्ण कहलाता है, ये एंगल थीटा है। तो हमको कौन कौन सा फार्मूला ध्यान रखना है? साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ये फार्मूला हमको याद रखना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा आ जाते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है। और एक होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार।
और इसका यदि इन्वर्स की बात कर ले तो साइन का इन्वर्स हम लोग जानते हैं कोसेक होता है। साइन का इन्वर्स क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो साइन का इन्वर्स कोसेक होगा तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा लंब हो जाएगा ये आपका। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटा आधार हो गया ये आपका। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है ये, आधार बटा लंब। ये मेन रूप से आपको तीन फार्मूला याद रखना है। ये जो आपका तीन है जो हम बॉक्स में घेर रहे हैं, इस तीनों फार्मूला को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इसका उल्टा यदि इसके अलावा आपका जैसे कोसेक का रिलेशन दे दे, सेक से रिलेशन दे दे, कोट से रिलेशन दे देता है, तो इसी स्थिति में इसका हम लोग इन्वर्स कर देंगे, पलट देंगे, उल्टा करके हम लोग आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब ये होता है। इसके अलावा फिर सभी का वैल्यू हमको ध्यान में रखना है। जितने भी आपका साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, इन सभी का क्या रखना है? वैल्यू हमको हमेशा ध्यान में रखना है। इन सभी का वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका वैल्यू भी हम हमेशा याद में रखना है। अब इसका हम लोग एक क्वेश्चन से सॉल्यूशन देखते हैं। एक क्वेश्चन के सहारे इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है ना, मान लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट फिगर के रूप में लिखते हैं, इंडिकेट कर देंगे, फिगर से समझेंगे। मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका यहाँ पे है। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम ABC है। आपका यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है ना, कितना बन रहा है? ये थीटा बन रहा है। आपका यहाँ पे यदि ये √3 है, AB का मान और BC का मान कितना है? 3 है। तो पूछ दे थीटा इज इक्वल टू भाट। थीटा का वैल्यू निकालना आपको, थीटा बराबर कितना होगा तो अब यहाँ निकालना है। तो समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ से हमको निकालना किसके किसके बीच में है। तो यानी इस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो रिलेशन आपका देखिए दिया हुआ AB एंड BC दिया हुआ, यानी थीटा के सामने वाला साइड हम लोग जानते हैं, थीटा के सामने वाला साइड को क्या कहते हैं हम लोग? लंब कहते हैं। और उसके अपोजिट साइड वाला को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? तो आधार के नाम से जानते हैं। यानी लंब और आधार हमको दिया होता है। लंब और आधार ट्रिगोनोमेट्री के कौन से फार्मूला में अप्लाई होता है? तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब और आधार। तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, यानी tan थीटा सीधे यहाँ से हम प्रयोग करेंगे। tan या थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब के जगह पे हम लोग AB, आधार के जगह पे BC डायरेक्ट लिखेंगे। तो AB के जगह पे √3 और BC के जगह पे कितना आपका है? 3 है। तो √3/3, तो √3 से 3 का डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। एंड यानी tan थीटा बराबर 1/√3 है। 1/√3 tan किसके बराबर है? तो ये tan 30 डिग्री के बराबर होता है। 1/√3 किसके बराबर है? 1/√3 का जो वैल्यू होता है वो tan 30 का वैल्यू होता है। ठीक है, 1/√3 किसका वैल्यू होता है? tan 30 का ये वैल्यू होता है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि थीटा का जो वैल्यू होगा कितनी डिग्री होगा? ये 30 डिग्री आपका आंसर चला आएगा ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपको पूछ सकता है भी कि यदि कोई मान लेते हैं कि कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है आपका फिगर में, क्वेश्चन में। ठीक है, ये PQ और ये R है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कोई वैल्यू 1 है आपका, इसकी लंबाई PQ की लंबाई यदि 10 मान लीजिए, ये PQ 10 है आपका है। QR जो आपका है ये QR भी आपका मान लेते हैं ये 10 ही आपका, QR की लंबाई भी 10 है। और यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे पूछ दे ये थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू वाट। थीटा का वैल्यू ये क्या होगा? तो यहाँ ध्यान से समझिए। अब दिया हुआ है थीटा का वैल्यू दिया, थीटा हमको निकालना है। थीटा के सामने वाला साइड लंब और ये आधार, लंब आधार का हमको रिलेशन लेना है। लंब आधार किस में होता है? tan में होता है। तो सीधे हम लोग प्रयोग करेंगे tan थीटा बराबर लंब यानी PQ अपॉन QR, यानी 10/10। तो 10 में 10 का डिवाइड करेंगे, ये 1 चलाएगा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1। और 1 कितने के बराबर होता है? तो tan 45 का वैल्यू होता है जो 1 होता है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना निकल के चलाएगा? 45 डिग्री। आसानी से ये आपका आंसर चलाएगा ये। यानी सभी का हमको वैल्यू हमेशा ध्यान में रखना है। सभी का अलग अलग है जो यूज होता है। कभी किसी में tan से आपका रिलेशन बन सकता है, किसी में साइंस का आपको रिलेशन दे सकता है। अब हम लोग अगले टाइप में देखते हैं, जैसे साइन का रिलेशन यदि क्वेश्चन में दे तो उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम लोग। यदि क्वेश्चन आपको दे दे यहाँ पे कि यदि एंगल, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, XY ये Z आपका है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये 45 डिग्री का एंगल पहले से दिया रहे, ये आपका 2 हो और XZ इज इक्वल टू भाट। इसका हमको वैल्यू पूछ दे, XZ क्या होगा आपका?
ठीक है। एक्स जेड क्या होगा, तो यहाँ से देखिए यानी जो एंगल के सामने वाला साइड ये लंब है और एक्स जेड पूछ रहा है, यानी एक्स जेड जो है क्या आपका है, हाइपोटेनस है, कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है, तो लंब और कर्ण का रिलेशन लेके चलना हमको। तो लंब और कर्ण जो दिया है तो साइन का हम लोग यूज करेंगे, यानी साइन 45 का हम लोग यूज करेंगे। तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब के जगह पे आपका एक्स वाई है, कर्ण के जगह पे एक्स जेड है, लंब के जगह पे 2 है और एक्स जेड के जगह पे हमको एक्स जेड का वैल्यू निकालना है, तो एक्स जेड के जगह पे एक्स जेड को हम लोग पुट करेंगे। साइन 45 वैल्यू का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। साइन 45 बराबर क्या होता है, 1/√2 आपका होता है, 2 एक्स जेड। तो यहाँ से एक्स जेड यदि हम लोग निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स जेड को 1 से गुना करेंगे, एक्स जेड ही 2 से गुना करेंगे तो 2√2 चलाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी एक्स जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√2। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है ये क्या कह रहा है कि एक उदग्र मीनार की ऊंचाई, यानी एक जो उदग्र मतलब सीधा खड़ा मीनार है, वर्टिकल मीनार है, जिसकी ऊंचाई 2√3 मीटर है तथा इसके छाया की लंबाई 2 मीटर है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण हो गया तो उन्नयन कोण का हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग किस रूप में कन्वर्ट करेंगे, एक मीनार है यानी वर्टिकल, तो ये हम मान लेते हैं मीनार है, जैसे इसका नाम हम दे दिए ए बी। ए बी क्या है, ये मीनार है, ठीक है। उदग्र मीनार की ऊंचाई इतना है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है तो 2√3 मीटर हम लोग मान लिए, तथा कह रहा है कि इसके छाया की लंबाई, तो जब मान लेते हैं कि सन आपका इस साइड में है, आपका सन है, तो सन के कारण इसकी जो छाया बनेगी, परछाई बनेगी, ये जमीन के समानांतर होगा, क्षैतिज तल में होगा, ठीक है। तो छाया की लंबाई 2 मीटर, तो यानी इसकी लंबाई हम लोग 2 मीटर मान लिए, यहाँ पे सी दे दिए। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है, यानी उन्नयन कोण, इस एंगल को हम लोग निकालना है, ये एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको इंडिकेट करना पड़ेगा कि माना, ठीक है। ए बी क्या आपका है, ए बी मीनार है, ए बी मीनार है तथा ए बी मीनार तथा इसकी परछाई या इसकी छाया की लंबाई, इसकी छाया तथा इसकी छाया कौन है, आपका बी सी है, ठीक है ना। ये आपको दिखाना पड़ेगा, इसमें हल्का सा लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, क्या है जो आपका ए बी है तो क्या है, बी सी है तो क्या है। ए बी क्या है, आपका मीनार है तथा बी सी क्या है, इसकी छाया है या छाया की लंबाई है, ठीक है। तब यहाँ इस स्थिति में अब फिर इस कोण को हमको निकालना, यानी उन्नयन कोण निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो दिया हुआ क्या, थीटा के सामने वाला साइड लंब होता है, आधार, लंब आधार का हमको रिलेशन निकालना है। तो अब चलते हैं, तो इसको बनाने के लिए हम लोग ट्रेंगल, किस ट्रेंगल का सहारा ले रहे हैं, तो ए बी सी, जो हम लोग फिगर बनाए, तो इन ट्रेंगल ए बी सी, यानी ट्रेंगल ए बी सी में, ठीक है, ट्रेंगल ए बी सी में, तो ए बी सी ट्रेंगल में टेन थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि टेन में ही लंब और आधार का यूज होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब ए बी अपॉन आधार हो जाएगा आपका ये बी सी हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ये बी सी हो जाएगा। तो टेन थीटा के जगह पे टेन थीटा ही रहने देते हैं। ए बी कितना है, ए बी के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, 2√3 दिया हुआ है, एंड बी सी आपका 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी √3 आपको बचेगा यहाँ पे, यानी टेन थीटा बराबर √3। तो √3 का वैल्यू टेन थीटा के रूप में कितना होता है, तो टेन 60 डिग्री बराबर जो होता है √3 होता है। तो ऐसे टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री निकल कर चलाएगा, यानी सूर्य का उन्नयन कोण जो है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री है। यहाँ लिख सकते हैं, तो इसलिए प्रकाश स्रोत का, या अतः प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, प्रकाश स्रोत का उन्नयन जो कोण होगा, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण जो है कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन में क्या दिखाना होगा, सबसे पहले तो आपको जो बनाए आप फिगर उसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन देना है। जैसे ए बी हम लोग बनाए हैं, ए बी सी, तो ए बी एक मीनार है तथा बी सी इसकी छाया है, छाया की लंबाई है, परछाई है, आप अपने लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं। अब ट्रेंगल ए बी सी में हम लोग चले, तो ट्रेंगल ए बी सी में टेन थीटा का हम लोग यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि टेन थीटा के कारण ही ये लंब और आधार, इस दोनों से हमको रिलेशन प्राप्त हो जाता है। लंब और आधार दिया हुआ, तो लंब आधार जो है हमको टेन में ही मिलता है, तो टेन थीटा का हम लोग यूज किए। टेन थीटा लंब बटा आधार, और इसके सहारे हम लोग आसानी से थीटा का हम लोग वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। ये जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका है, इसमें वैल्यू का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल है। तो आइए हम लोग वैल्यू को किस प्रकार याद रखेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि साइन का हम लोग बात करें कि साइन का हमको निकालना है, तो साइन थीटा, ठीक है। तो हमको याद किसका किसका करना पड़ता है, तो ये 0 डिग्री का हो गया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री बाद 45 डिग्री,
ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, यही 5 का हमको याद रखना है। तो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जिससे आपका होल नंबर स्टार्ट करते हैं यहाँ कहाँ से, जीरो से स्टार्ट कर दिए, गिनती गिना 0 1 2 3 ये 4, 0 1 2 3 4 यानी बढ़ते क्रम में हम लोग लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है हमको, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद सबका रूट अंडर निकाल दीजिए, यानी सब पे रूट अंडर कर देंगे हम। तो 0 में 4 से डिवाइड करें या लाख से डिवाइड करें, 0 का 0 होगा, यानी सिंपल तौर पे इसका हम लोग वैल्यू याद हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बराबर 0। 1/4, तो 1 का तो वर्गमूल 1 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल 2 निकल के चला आता है, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ये 2 और 4 है, यानी 2 से ये 4 कैंसिल होगा, ठीक है। तो 2 बचेगा, तो जिसका हम लोग अंडर रूट नहीं निकाल सकते, तो यानी 1/√2 का √2 रह जाएगा इसका। तो ये √3 का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो ये √3 के रूप में रह जाएगा। और 4 का जो स्क्वायर रूट है होता है, यानी 2 निकल के चला गया। 4 में 4 का डिवाइड करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर रूट अंडर 1 ही हो जाता है, ये 1 का रूट अंडर 1 ही हो जाएगा। यानी इस प्रकार आपको याद हो जाएगा कि साइन 0 का जो वैल्यू होगा आपका 0 होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। ये काफ़ी ज़्यादा आपका यूज होगा। अब साइन के बाद जो है आपका किसका होता है, साइन के बाद कॉस का, ठीक है। साइन के बाद कॉस का, तो कॉस देखिए जो होता है साइन का जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा, यानी इधर पीछे से स्टार्ट करेंगे। साइन 0 बराबर, ठीक है, साइन 0 होता है, तो कॉस 0 का यदि निकालेंगे तो कॉस 0 कहाँ से किसका याद रखेंगे हम लोग, साइन 90, क्या होगा 1 होगा। कॉस 30 मतलब साइन 60 √3/2, ठीक है। कॉस 45, तो इधर से चलने पर आपका 1/√2 ही रहेगा। साइन कॉस 60 1/2 और कॉस 90 कितना आ जाएगा, ये 0 चलाता है ये, ठीक है। ये कॉस का हो गया। कॉस के बाद अब टेन का आते हैं हम लोग। कॉस के बाद किसका याद रखना है, टेन का। तो टेन का हम लोग फार्मूला जानते हैं, टेन का एक क्या होता है, टेन का रिलेशन क्या याद किया, ट्रिगोनोमेट्री यदि पढ़े होंगे तो ध्यान से उसमें आपको ये इसका भी यूज होता है। टेन थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का। टेन थीटा जो इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा जो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर होता है। तो टेन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा 0 और कॉस थीटा, यानी इस दोनों का डिवाइड दे करके हम निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर 0 में 1 का डिवाइड करेंगे 0। टेन 30 1/√2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा 1/√3। ये देखिए दोनों सेम है, तो सेम में सेम का डिवाइड करेंगे 1 चलाएगा ये। इसमें 2 से 2 डिवाइड होगा तो √3 आपका ऊपर में बचेगा। 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड नहीं दिया जा सकता, या इसको कह सकते हैं क्या आएगा आपका इन्फिनाइट आंसर आएगा ये टेन हो गया। और टेन के बाद जितने भी है सभी आपका क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, उसको याद करने का जरूरत बहुत ही कम है। टेन के बाद जिसे हम लोग समझते हैं साइन कोसेक का ले लेते हैं, कोसेक थीटा। साइन है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा किसका इन्वर्स होता है, तो जानते हैं कि ये किसका इन्वर्स है, ये साइन का इन्वर्स है। कोसेक किसका है, साइन का। तो साइन कोसेक यहाँ 0 लेकर चलते हैं, यहाँ 0/1 इसको लिख सकते हैं, तो इसको पलट देंगे 1/0 मतलब इन्फिनाइट हो जाएगा। 1/2 है तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। इसको इन्वर्स कर दीजिए 2/3 उलट दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, यानी 1/1, तो इसको पलटने पर भी 1/1 ही आएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये कोसेक का हो गया। अब कोसेक के बाद आते हैं किसका आपको याद रखना है, कोसेक। तो कॉस का, अब कॉस का इन्वर्स होता है, कॉस का उल्टा जो होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का भी याद रखना है। तो सेक जस्ट इसका उल्टा करेंगे, जैसे 1/1 है तो 1 ही हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद 1/√2 है तो ये √2 का √2 रह जाएगा, 1/2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 0/1 तो 1/0 मतलब इन्फिनाइट यहाँ चलाएगा, ठीक है। और एक और बचता है जो फार्मूला आपका है सेक के बाद आपका टेन का इन्वर्स। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट को भी इसी प्रकार पलट देंगे, 0/1 तो 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ये इन्फिनाइट है, यानी 1/0 इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/0, तो 0/1 0 किसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से आपको क्या रखना है, इसके सभी वैल्यू को मान है जो याद रखना है, ताकि जितना बढ़िया तरीके से ये वैल्यू याद रहेगा उसका यूज है जो आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस फार्मूला में उतनी ही अच्छी तरीक़ा से और आसानी से कर सकते हैं। ये आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर होगा ये सभी आपका क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल बुक का है, ठीक है। उसी से सभी आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा A to Z का।
ये आज तक का आज फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में सिर्फ इसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन था। अगले दिन जो है आपको इसका क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है जो आपका वहाँ से स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।